जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी नामक महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग के श्रद्धा मनु शीर्षक के इन छंदों को। तो आइए दोस्तों, आपको लिए चले इन छंदों की तरफ। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। यहाँ पर दोस्तों श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन है। यहाँ पर जब मन श्रद्धा को देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, उनको क्या आभास होता है, देखिएगा। गिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, उस श्रद्धा के अंश अवलंबित कंधे पर लटकी हुई, उस श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिरते हुए घुंघराले बालों की क्या लट, घुंघराले बालों की लट मुख के पास, उसके मुख के ऊपर, उसके मुखड़े के ऊपर झूल रही थी। फिर से समझिए इसको। यहाँ कहा गया है कि श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घिर रहे बालों की लट उसके मुखड़े पर झूल रही थी। इस प्रकार झूल रही थी जैसे अत्यंत सुकुमार माने सुकोमल, नील घन सावक से सुकुमार, अत्यंत सुकोमल नील घन सावक, नीले बादल का बच्चा, अर्थात बच्चा यहाँ पे किसको कहेंगे, छोटा सा बादल यानी बादल का टुकड़ा को कह देंगे। तो सुकुमार माने अत्यंत कोमल, नील घन माने नीले बादल का, सावक माने टुकड़ा, अत्यंत सुकोमल नीले बादल का टुकड़ा, सुधा भरने को, सुधा यानी अमृत पीने के लिए विधु के पास, समुद्र को छूने का प्रयत्न कर रहा हो, समुद्र के पास जाने का प्रयत्न कर रहा हो। दोस्तों यहाँ पर विधु शब्द है, विधु शब्द का अर्थ चंद्रमा भी होता है ना दोस्तों। आइए इसको फिर से समझते हैं एक बार। तो यहाँ पर कहा गया कि श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घिरते हुए बालों की जो लट है वो उसके मुखड़े पर झूल रही थी। वो इस प्रकार से झूल रही थी जैसे अत्यंत सुकोमल, अत्यंत कोमल नीले बादलों का एक टुकड़ा, नीले बादलों का टुकड़ा अमृत पीने के लिए समुद्र के तल को छूने की कोशिश कर रहा हो। तो दोस्तों आगे आइए, और यहाँ ये भी कह सकते हैं विधु के पास यानी चंद्रमा के पास गया हुआ, इतनी सुंदर थी वो। अच्छा आगे देखते हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान, उसके मुखड़े पर जो मोहक मुस्कान थी उसको देखने से ऐसा प्रतीत होता था, यानी उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसे लग रही थी जैसे रक्त किसलय, यानी नए, रक्त माने लाल होता है, लाल और नवीन, किसलय माने कोमल पत्ता, कोमल पत्ते पर, या यूं ही इतना ही कह ले कि नवीन रक्तिम किसलय पर अरुण की एक किरण, अरुण की एक किरण, अरुण कहते हैं सूरज का जो सारथी होता है उसको, अरुण माने लाल भी होता है दोस्तों। तो कहने होता है जब सूरज निकलता है उससे पहले अरुण रहता है, क्योंकि उसका सारथी है, रथ हाँकने वाला है ना दोस्तों। तो यहाँ पर बताया गया है कि रक्त किसलय पर, रक्तिम किसलय पर अरुण की एक किरण, सूरज की, यहाँ पे कह दिया जाएगा सूरज की किरण, अभिराम माने सुंदर, तो सूरज की सुंदर किरण अम्लान दीप्त होकर अलसाई सी विश्राम कर रही हो। फिर से समझिए, यहाँ पर कहा गया है कि उस श्रद्धा के मुखड़े की मोहक मुस्कान ऐसे लग रही थी जैसे लाल रंग के कोमल पत्ते पर सूरज की सुंदर किरण जो अत्यंत दीप्त और अलसाई सी होकर उस पत्ते पर विश्राम कर रही हो, ऐसी वो लग रही थी। आइए हम पूरे का भावार्थ यानी पूरी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जब मनु ने श्रद्धा को देखा तो वो इस प्रकार से दिखाई दे रही थी। कैसे दिखाई दे रही थी कि उसके कंधे पर लटकी हुई
घिरते हुए बालों की लट उसके मुखड़े को चूम रही थी, उसके मुखड़े पर झूल रही थी। वो इस प्रकार से झूल रही थी जैसे अत्यंत कोमल नीले बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए चंद्रमा के पास या अमृत पीने के लिए समुद्र के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। आगे बताया गया है कि उस श्रद्धा के मुखड़े की मोहक मुस्कान को देखकर ऐसा लगता था जैसे लाल रंग के कोमल पत्ते पर सुंदर सूरज की दीप्त और अलसाई सी किरण उसके ऊपर विश्राम कर रही हो। यदि आपके फिर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये वाला शायर ना समझ में आया, हम इसको फिर से बताते हैं। कहा गया उस जो श्रद्धा थी उसके मुखड़े पर जो मुस्कान दिख रही थी वो ऐसे लग रही थी जैसे कोमल पत्ता ना होता है, उस कोमल पत्ता यानी जो नया नया ही निकला हो तो लाल रंग का होता ही है, तो उस लाल रंग के कोमल पत्ते पर सूरज की जो किरण पड़ती है यानी मानो वो आराम कर रही हो, ऐसे उसका मुखड़ा दिख रहा था। तो मुखड़ा उसका लाल था, है ना दोस्तों, और सूरज किरण पड़ेगी तो और चमत्कृत होगा। ठीक वैसा ही रूप सौंदर्य इस श्रद्धा का भी था। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों यहाँ पर काव्य का सौंदर्य देखते हैं। तो भाषा है दोस्तों यहाँ पर खड़ी बोली, कौन सी है दोस्तों, खड़ी बोली है। और इधर आए शैली दोस्तों कौन सी है, शैली तो प्रबंध है, शैली प्रबंध हो गई। रस श्रृंगार है, कौन सा है, श्रृंगार। छंद कौन सा है, वो है ताटंक, कौन सा दोस्तों, ताटंक छंद है। अलंकार कौन सा है, तो अलंकार भाई हम तो देख रहे हैं घन सावक से उपमा हो गया दोस्तों, कौन सा है, उपमा हो गया। और भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं उसके मुख को नवीन किसलय बता दिया गया है, क्योंकि उसके मुख पर, उसके मुखड़े पर ऐसी दीप्ति थी, ऐसी चमक थी, इतना सुंदर था उसका मुखड़ा जैसे होता है नया कोमल पत्ता। तो यहाँ पर क्या हो गया, नवीन किसलय उसको बता दिया गया, तो यहाँ पर रूपक हो जाएगा दोस्तों। और आगे आप देख रहे हैं ये जो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये इधर जुड़ती हैं, तो इस प्रकार से ये वाले अगर इनका हम देखें माँ मिल जाएगा और इसका ना मिल जाएगा यानी अंत्य अनुप्रास बनता है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रास हो जाएगा। शब्द शक्ति दोस्तों यहाँ पर लक्षणा है, कौन सी दोस्तों, लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण यहाँ पर कौन सा है, वो है माधुर्य, कौन सा है, माधुर्य गुण है दोस्तों। जैसा कि उपमा अलंकार ये आपको पता होगा, उपमा अलंकार यहाँ पे है घन सावक से बताया गया है, कहने का मतलब यहाँ पर बताया गया है उस श्रद्धा के लटों को यहाँ पर नीले घन सावक को बताया गया है, यानी नीला बादल का टुकड़ा बता दिया गया है ना दोस्तों। तो उपमा हो गया यहाँ पे, रूपक यहाँ पे हमने बताया है, तो उसके मुख को क्या बता दिया गया है, नवीन किसलय बता दिया गया है, रक्तम किसलय बता दिया गया है। अनुप्रास यहाँ पर आप देख ही रहे हैं माँ मिल रहा है, इधर ना मिल रहा है, तो ये हमने कहा ये पंक्तियाँ उधर जाएंगी क्योंकि ये 2 में आ जाएगा और ये फिर 4 पंक्तियाँ हो जाती है ताटंक छंद वाली। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। और शब्द शक्ति देखें तो लक्षणा है, गुण माधुर्य। दोस्तों आइए हम अगले छंद पर चलते हैं, अगला देखते हैं। कहा मनु ने नभ धरड़ी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूँ असहाय, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। यहाँ पर इस जगह पर मनु अपना परिचय देते हैं। क्या परिचय देते हैं कि कहा मनु ने नभ धरड़ी बीच, कहा मनु ने अपना परिचय देते हुए श्रद्धा से कहा कि नभ धरड़ी बीच, आकाश और पृथ्वी के मध्य, आकाश और पृथ्वी के मध्य बना जीवन रहस्य निरुपाय, मेरा ये एकाकी जीवन, इस निर्जन स्थान पर मेरा ये अकेला जीवन रहस्य बन गया है। क्या बन गया है, रहस्य बन गया है। और उस रहस्य को सुलझाने का मेरे पास कोई निरुपाय, मैं निरुपाय हूँ, अर्थात उस रहस्य को सुलझाने के लिए मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। वे कहते हैं मैं इस निर्जन स्थान पर अकेला वैसा ही बेसहारा होकर इधर उधर भटक रहा हूँ जैसे एक उल्का सा। बताया इन्होंने कि मैं वैसे ही अकेला नैराश्यपूर्ण जीवन लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। वो भी किससे, जलता भ्रांत, जलता हुआ, किससे जलता हुआ, वेदना से, दुख से, तो दुखों से जलता हुआ मैं इधर उधर वैसे ही भटक रहा हूँ जैसे
एक उल्का सा शून्य में फिरता, जैसे एक तारा टूट कर सहारा ना पाकर वो आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। अगला देखते हैं दोस्तों। आगे मनु उससे पूछते हैं, यानी श्रद्धा से पूछते हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। वे पूछ रहे हैं, अरे अति सुकुमार, अत्यंत कोमल अंगों वाली, अत्यंत कोमल अंगों वाली तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम इस निर्जन स्थान पर मेरे अभावपूर्ण जीवन में उसी प्रकार संदेश लेकर आई हो, वैसा ही आशा का संदेश लेकर आई हो, जैसे विरस पतझड़ में, जैसे पतझड़ के समय बसंत के दूत, मतलब कोयल, बसंत दूत कहते हैं कोयल को, जैसे पतझड़ के समय कोयल अपने मधुर स्वर से बसंत के आने का, बसंत के आगमन का संदेश देती है। मेरा जीवन निराशापूर्ण है और तुम मेरे जीवन में बादलों के अंधकार के बीच विद्युत की रेखा के समान आई हो। और कहते हैं कि तपन में शीतल मंद बयार, तुम मेरे जीवन में वेदना और व्यथा से तप्त, तुम मेरे जीवन में वेदना और व्यथा से तप्त हुए के लिए मंद बयार, शीतल मंद सुगंधित वायु की भांति चेतना को उत्पन्न करने वाली हो। आइए दोस्तों, इसको एक बार फिर से देखते हैं। कहा गया है कि यहाँ पर सबसे पहले मनु अपना परिचय दे रहे हैं श्रद्धा को। वे कहते हैं कि नवधरणी के बीच, यानी आकाश और पृथ्वी के बीच, इस निर्जन स्थान पर मेरा जीवन, मेरा ये अभावग्रस्त जीवन एक रहस्य के समान है और मैं उस रहस्य को सुलझा नहीं सकता। मैं उस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ हूँ, यानी मेरे पास उस रहस्य को सुलझाने का कोई उपाय भी नहीं है। मेरे पास उस पहेली को सुलझाने का कोई उपाय भी नहीं है। मैं इस समय इस निराशापूर्ण जीवन में बेसहारा होकर वेदना से जलता हुआ, दुखों से जलता हुआ संसार में उसी प्रकार से भटक रहा हूँ, जैसे तारा टूट कर बेसहारा होकर आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। आगे वे मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि अरे वो सुकोमल अंगों वाली, अरे वो अत्यंत कोमल अंगों वाली तुम कौन हो? तुम इस निर्जन स्थान पर मेरे लिए जीवन का संदेश लेकर आई हो। तुम मेरे लिए एक विचित्र, बिल्कुल अनुपम संदेश लेकर आई हो। जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल अपने मधुर शब्दों के द्वारा, अपने मधुर स्वर के द्वारा बसंत के आगमन की सूचना देती है, बसंत के आगमन का संदेश देती है। वे आगे कहते हैं कि तुम मेरे इस निराशामय जीवन में, तुम मेरे इस अतिशय निराशापूर्ण जीवन में बादलों के अंधकार के बीच किरण के समान प्रतीत हो रही हो। इतना ही नहीं, वे आगे कहते हैं कि तुम इसी के साथ में, यानी इतना तो हो, इसी के साथ तुम मेरे जीवन में शीतल मंद सुगंधित और किससे, दुखों और वेदना से तप्त मेरे इस जीवन में शीतल मंद सुगंधित वायु के समान हमें नवीन चेतना उत्पन्न करती हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा, हम यही आशा करते हैं, और जैसा कि नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक बार फिर से सुनिएगा, अवश्य समझ में आएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर भाषा है खड़ी बोली, खड़ी बोली है यहाँ पर। और दूसरी बात, शैली यहाँ पर दोस्तों प्रबंध कौन सी है? प्रबंध शैली है। और रस कौन सा है? रस है यहाँ पे श्रृंगार। कौन सा है? श्रृंगार रस है। छंद कौन सा है? छंद है ताटंक। छंद कौन सा है दोस्तों? ताटंक छंद है। अलंकार यहाँ पे कौन है? तो अलंकार भाई अनुप्रास तो होगा ही, अनुप्रास तो होगा ही। दूसरी चीज यहाँ पर देखो, इनको क्या बता दिया गया है, इसको दुरुस्त कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या बताया गया है? इनको बताया गया है, यानी मनु ने अपने आप को बताया है उल्का सा। यहाँ पर उपमा भी है। कौन सा दोस्तों? उपमा अलंकार भी है। अच्छा, आगे बढ़े तो शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा है। कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति है दोस्तों, है ना। और इस जगह पे गुण कौन सा होगा? माधुर्य होगा, माधुर्य गुण है।
अच्छा, तो ये मालूम हो गया। ये हेडिंग इससे पहले भी आ चुकी है, जैसा कि इसके बारे में पता है, इसलिए हम आगे वाले छंद पर बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसे ही मनु ने पूछना शुरू किया तब आगे देखिए क्या होता है। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर यह रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। वो जो नवागंतुक है क्या बतलाता है, यहाँ पर कहा गया लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, वही आगंतुक जो अभी अभी आया है, मतलब कुछ ही देर पहले आया है, वो नवागंतुक व्यक्ति कौन सा है, वो श्रद्धा। तो अभी अभी आया हुआ नवागंतुक व्यक्ति वो श्रद्धा, उसके बारे में विशेष रूप से जानने के लिए उत्कंठित मनु की जिज्ञासा को, उनकी उत्कंठा को मिटाने के लिए, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ कर दिया। उसके देखिए मनु को उसकी वाणी कैसे लगती है, कहा गया दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। उस श्रद्धा की वाणी उस समय मन को ऐसे प्रतीत हो रही थी, ऐसी लग रही थी जैसे कोकिल सानंद, जैसे कोयल आनंद पूर्वक, जैसे कोयल आनंद विभोर होकर सुमनों को, फूलों को मधुर संदेश, किसका मधुर संदेश, बसंत ऋतु आने का मधुर संदेश दे रही हो। फिर से समझिए, कहा गया है कि जब मनु जानना चाहते थे उस श्रद्धा के बारे में, तो जैसे उन्होंने उससे पूछा उस समय अभी अभी कहा गया, अभी अभी, यहाँ देखें अभी अभी आया हुआ नवागंतुक व्यक्ति वो श्रद्धा, जिसने उसके बारे में विशेष रूप से जानने को इच्छुक मन की उत्कंठा को, मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ कर दिया। तब उस श्रद्धा की वाणी उस मन को ऐसे लग रही थी जैसे कोयल आनंद में विभोर होकर फूलों को बसंत ऋतु के आने का मधुर संदेश दे रही हो। आगे देखिए दोस्तों, ये आगे कहती है श्रद्धा कि मेरा मन भरा था मन में न उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। कहती है भरा था मन में न उत्साह, मेरे युवा मन में नवीन उत्साह भरा हुआ है, मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूरित है, इसलिए मैं चाहती थी कि सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इसलिए मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी। मेरा मन अब भी भरा हुआ है उत्साह से, नवीन उत्साह से भरा हुआ है, इसलिए मैं चाहती थी कि ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करूं। नृत्य गायन इत्यादि ये होती हैं ललित कलाएं, तो इनमें मैं ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी, इसलिए इधर रह गंधर्वों के देश, इसलिए मैं इस समय गंधर्वों के देश में रह रही हूँ, इसलिए मैं इस समय गंधर्वों के देश में रह रही हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान। उन्होंने अपने बारे में और बताया कि मैं अपने पिताजी के अत्यंत प्रिय संतान हूँ। आइए इसकी व्याख्या को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जब मनु ने श्रद्धा से पूछना शुरू किया तब श्रद्धा ने क्रमशः, कहा गया यहाँ पे इसके साथ देखें तो कहा गया कि अभी अभी आए हुए उस नवागंतुक व्यक्ति ने उनके बारे में जानने की इच्छा रखने वाले मनु से अपना सारा समाचार, अपने बारे में सब कुछ कहना आरंभ किया। तब उस श्रद्धा का मधुर स्वर मन को ऐसा लग रहा था जैसे कोयल आनंद पूर्वक फूलों को बसंत ऋतु के आने का मधुर संदेश दे रही हो, ऐसी वो मधुर ध्वनि थी। आगे कहा गया है कि यहाँ पर श्रद्धा कहती है कि भरा था मन में न उत्साह, मेरे युवा मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था, मेरे युवा मन में नवीन उत्साह भरा हुआ था, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लूं। मैं उन ललित कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस समय गंधर्वों के देश में रह रही हूँ और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। आइए दोस्तों, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ भी गया है तो आप भाई थम्स अप कीजिएगा, यानी लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, कंजूसी मत कीजिए दोस्तों, है ना। और देखिएगा भाई यहाँ पर काव्य का सौंदर्य, यहाँ भाषा है दोस्तों, भाषा है इस जगह पे खड़ी बोली, कौन सी है, खड़ी बोली। और शैली कौन सी है, शैली है प्रबंध, शैली प्रबंध हो गई। रस कौन सा है, तो ये है श्रृंगार। छंद कौन सा है, ताटंक है। फिर कौन सा है, ताटंक छंद है। अलंकार कौन सा है, तो भाई यहाँ पे उपमा तो है,
कहाँ पे उपमा दोस्तों? आप देख रहे हैं यहाँ पे कोकिल सानंद। और देखिएगा यहाँ पर कहा गया है इस जगह पे ज्यों आया है, ज्यों इस जगह पे हो गया उत्प्रेक्षा। कौन सा हो गया दोस्तों? उत्प्रेक्षा। और आप देख रहे होंगे ये वाला, हमने कहा ना कि ये ताटंग छंद है, ये वाली पंक्ति उधर जाएगी, ये वाली इसके पीछे जुड़ जाएगी, तो ये अंत में ना मिल जाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। शब्द शक्ति यहाँ पर कौन सी है दोस्तों? शब्द शक्ति है यहाँ पर लक्षणा। कौन सी दोस्तों? लक्षणा शब्द शक्ति। गुण कौन सा है? ये माधुर्य गुण है। इसको जरा एक बार फिर से सही कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर कौन गुण है? माधुर्य गुण है ना दोस्तों। तो जैसा कि इसको एक बार फिर समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से विद्यार्थी नए होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसलिए हम उनके लिए बताना चाहूँगा मैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए खड़ी बोली है, भाषा कौन सी? खड़ी बोली है। शैली प्रबंध हो गई। शैली प्रबंध शैली की विशेषता होती है जहाँ पर किसी घटना का या चरित्र का वर्णन निरंतर आदि से अंत तक चल रहा होता है, वहाँ पर शैली प्रबंध होती है। महाकाव्यों की शैली प्रबंध होती है और ये महाकाव्य कांश है, तो यहाँ पर प्रबंध शैली हो गई। रस रंगार है, जो कि यहाँ पर श्रद्धा और मन के मिलन का वर्णन है, जहाँ पर नायक और नायिका के मिलने अथवा बिछोड़ने का वर्णन होता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। छंद यहाँ पे ताटंक है। ताटंक छंद इस पूरे पाठ में ही है ताटंक, है ना दोस्तों। और ये अलंकार देखिए, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार मतलब जहाँ पर उपमेय के साथ, उपमेय में उपमान के साथ समानता बतलाई जाती है, एकरूपता बतलाई जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर उत्प्रेक्षा देखे, जहाँ पर ये देखिए सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, इस जगह पे बताया गया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है दोस्तों जहाँ पर उपमेय में उपमान के साथ संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान होती है जन जानो मन मानो मन मनो इत्यादि शब्द आते हैं ज्यों त्यों। अनुप्रास अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर किन्हीं वर्ण की आवृत्ति हो रही थी, तो यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है दोस्तों। अगर यहाँ पर भी देख लें कला का, तो यहाँ पर भी यही अनुप्रास हो जाएगा। शब्द शक्ति दोस्तों लक्षणा है। लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ पर होती है जहाँ पर हम शाब्दिक अर्थ ना निकाल के दूसरा अर्थ निकालते हैं। और ये गुण माधुर्य है। माधुर्य गुण वहाँ पर होता है जिस किसी काव्य के पढ़ने से मधुरता का एहसास होता है, मधुरता की अनुभूति होती है हृदय में, तो उस जगह पे माधुर्य गुण होता है। दोस्तों आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में हम फिर इसके आने वाले और भी छंदों को लेकर उपस्थित होंगे। तो साथियों चलते हैं। जय हिंद।